बात है रात के 1:05 की। पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 9 अलग अलग जगहों पर हवाई हमले होते हैं। वो हवाई हमले जिन्हें आजकल एयर स्ट्राइक कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिनमें से 4 ठिकाने पाकिस्तान में और 5 पीओके में स्थित हैं। जिन टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक हुई वो मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, कोटली, बाघ, गुलपुर, भिमेर और शकरगढ़ में मौजूद हैं। एयर स्ट्राइक में 24 मिसाइल्स दागी जाती हैं, जिसमें अब तक 90 से 100 आतंकवादियों की मौत की खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमले में शामिल सभी पायलट और सैनिक सुरक्षित वापस लौटे हैं। घटना के कुछ समय बाद भारत के रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली प्रकृति की रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पंजाब, गुजरात, जम्मू और कश्मीर जैसी जगहें हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि उन जगहों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इन राज्यों के उन शहरों में लगातार निगरानी की जा रही है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक हैं। देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट है। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में ये कार्रवाई की है, जिस हमले में 26 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्हें धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी। मारने से पहले किसी से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया तो किसी का पैंट उतार कर देखा गया कि उसका धर्म क्या है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली उस घटना के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना और विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार सेना की महिला अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की। उनमें भी एक महिला हिंदू थी और दूसरी मुस्लिम। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पूरी जानकारी दी, जिसमें से कुछ अहम बातें ये रहीं। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों का पनाहगार और आतंकवादियों का गढ़ रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को गुमराही किया है। ये कार्रवाई आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने पर केंद्रित थी। हमले के बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने लगा। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब तक मिले इनपुट के मुताबिक भारत पर आगे भी हमले हो सकते हैं। उस लिहाज से ये कार्रवाई ज़रूरी थी। इसके अलावा विक्रम मिस्री ने कहा, पहलगाम का हमला बर्बरतापूर्ण था। परिवारों के सामने उनके परिजनों को मारा गया। इस हमले का उद्देश्य कश्मीर को फिर से उजाड़ना और तबाह करना था। हमले के जरिए पाकिस्तान भारत में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना चाहता था। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा था। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। पहलगाम आतंकवादी हमले के जरिए पाकिस्तान कश्मीर की तरक्की और प्रगति को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई ये एयर स्ट्राइक दुनिया में अब तक किए गए किसी भी हमले से पूरी तरह अलग है। इस हमले में इंश्योर किया गया है कि कोई सिविलियन इसकी चपेट में ना आए। स्ट्रेटजाइज करके उन जगहों को ही टारगेट किया गया जो उन आतंकवादियों के रहने की जगह थी या उनका ट्रेनिंग कैंप था। ये एयर स्ट्राइक इतनी प्रिसाइजली अंजाम दी गई है कि आम नागरिकों की जान माल का नुकसान न के बराबर हो, जबकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ज़रा भी इंसानियत नहीं दिखाई गई थी। उल्टा पतियों को उनकी पत्नियों और बच्चों के सामने ही गोली मार दी गई थी। दुनिया के किसी भी देश की सेना जंग या किसी भी तरह के हमले में इतना संतुलन बनाकर नहीं चलती है, लेकिन इंडियन आर्मी ने आतंकवाद को दिए गए जवाब में भी ह्यूमन एंगल को नज़रअंदाज नहीं किया। सिर्फ उन जगहों को ही निशाना बनाया जो असल मायने में पाकिस्तानी आतंकवाद का अड्डा है। आतंकवाद के उन अड्डों की सूची में पहला नाम है मुरीद के। यहाँ की मरकज़ तैयबा पर एयर स्ट्राइक हुई। मुरीद के पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में आता है और लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर भी है। हाफिज़ सईद ज़्यादातर यहीं से ऑपरेट करता है। ये जगह पाकिस्तान में आतंकवाद की नर्सरी कही जाती है। ये जगह लश्कर के फ्रंट ग्रुप जमात उद दावा का भी मेन सेंटर है। जमात उद दावा की सच्चाई इन सब से बहुत अलग नहीं है। इसके पाकिस्तान में 2500 से ज़्यादा कार्यालय और 10 से ज़्यादा मदरसे हैं। लश्कर जमात उद दावा को चैरिटेबल संस्था बताता है,
पर असल में ये लश्कर के थिंक टैंक और ट्रेनिंग सेंटर जैसा ही है। वापस लौटते हैं लश्कर पर। लगभग 200 एकड़ में फैले लश्कर के हेडक्वार्टर परिसर में मस्जिद, मदरसे, अस्पताल, बैंक और ट्रेनिंग कैंप्स हैं। यहीं पर पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों की ट्रेनिंग कराई जाती है। क्योंकि मुरीदके की दूरी लाहौर से महज 40 किलोमीटर है, इसलिए भी ये जगह बेहद अहम मानी जाती है। 1980 में हाफिज सईद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और फॉरेन फंडिंग की मदद से ये जगह बनवाई थी। इसकी शुरुआत अफगान जिहाद के दौरान सोवियत संघ यानी अब के रूस से लड़ने के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ ये भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया। 26/11 का आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों की ट्रेनिंग यहीं हुई थी और ये जानकारी उस हमले में गिरफ्तार किए गए आतंकी अजमल कसाब ने खुद सुरक्षा एजेंसियों को दी थी। इन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि लश्कर तैयबा एक प्रतिबंधित संगठन है। खुद पाकिस्तान ने 2008 में इस पर बैन लगाया था। फाफ्ट ने इसे ग्रे लिस्ट में रखा था। फिर भी ये पूरे पाकिस्तान में एक्टिव है और एक्टिवली ऑपरेट भी करता है। इतना कुछ होता है जबकि लश्कर तैयबा खुद ही अपने आप को एक आतंकी संगठन कहता है। इस लिस्ट का दूसरा नाम है बहावलपुर। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ के अहमदपुर ईस्ट की मस्जिद सुभान अल्लाह पर एयर स्ट्राइक की थी। ये LOC से 200 किलोमीटर दूर है और जैश मोहम्मद और उसके मुखिया मौलाना मसूद अजहर का हेडक्वार्टर भी है। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग यहीं हुई थी। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मुजफ्फराबाद का, कि POK की राजधानी है और LOC से महज 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ की 2 मस्जिदों पर एयर स्ट्राइक हुई। सैयदना बिलाल कैंप, जहाँ जैश मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, और शावई नाला कैंप, यहाँ लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप था। इसके अलावा कोटली की मस्जिद राहील शाहिद और सियालकोट की महमूना जोया पर भी एयर स्ट्राइक हुई। दोनों ही हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप थे। कोटली की अब्बास, तेहरा कला की सरजल और बरनाला की मस्जिद अहले हदीस पर भी एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें पहली 2 जैश मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप थी और दूसरी लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप थी। पाकिस्तानी सेना और ISI ने इन ठिकानों पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए SSG का इस्तेमाल किया था। यहाँ एक अहम सवाल आता है, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? पहलगाम का आतंकवादी हमला कैसे अंजाम दिया गया, हम सभी जानते हैं। जिन पुरुषों को गोली मारी गई, उनमें से एक की शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ था। एक इंसान की शादी को महज महीना भर हुआ था। कोई हनीमून पर आया था तो कोई पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाने आया था। आतंकवादियों ने किसी भी महिला या बच्चे को तो कुछ नहीं किया, पर उनके पतियों को एक एक करके सभी के सामने गोली मार दी। आसान शब्दों में कहा जाए तो उनका सुहाग या सिंदूर छीन लिया। किसी भी महिला के लिए ये कितना मुश्किल होगा कि उसकी शादी को कुछ दिन हुए हों और उसकी नज़रों के सामने उसका सिंदूर उजाड़ दिया जाए। इस कष्ट की कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। भारत में सिंदूर जितना सांस्कृतिक विषय है, उससे कहीं ज़्यादा भावनात्मक विषय है। उन्हीं जज्बातों को देखते हुए सेना ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। जिन्होंने सिंदूर मिटाया, भारतीय सेना ने उन्हें ही मिट्टी में मिला दिया। उन निर्दोष विधवाओं और परिवारों का बदला लिया जिनका कोई कसूर नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का इमोशनल साइड दिखाता है कि जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ न्याय भी होकर रहेगा। ये बदला तो था ही, साथ ही साथ चेतावनी भी थी कि जिस तरह हमला होगा, उस तरह हमले का बदला भी लिया जाएगा। ये एयर स्ट्राइक उन पुरुषों के लिए श्रद्धांजलि थी जो आतंकवादी हमले में शहीद हुए। पूरी दुनिया की नज़र भारत पर थी कि अपने 26 नागरिकों को खोने के बाद उसका क्या जवाब होगा। अब सभी को जवाब मिल चुका है। भारत ने पूरी सावधानी से आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाया, लेकिन बात इतने पर ही खत्म होती नजर नहीं आती है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर फायरिंग जारी है, जिसमें भारत के कई नागरिकों की जान जा चुकी है। बेशक जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन एक देश जिसने आज तक खुद से किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया, हमले की साजिश नहीं रची या षड्यंत्र का विचार तक नहीं किया, उसके भी सहने की सीमा होगी। आखिर कब तक एक देश अपने नागरिकों को खोता रहेगा? किसी हमले का जवाब देने की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? जंग के हालात बनने पर नुकसान देश का ही होता है, देश के आम लोगों का होता है, पर इस बात का ख्याल सबसे पहले आतंकवादियों को भी करना चाहिए। आखिर उनकी जाहिलियत की कीमत कितने मासूमों को चुकानी पड़ती है। एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते हैं तो भारत जैसे देश के पास क्या भी विकल्प बचता है? कब तक समझौते को तरजीह दी जाएगी? कब तक शांति और अमन की पैरवी की जाएगी? कभी न कभी तो भारत जैसा देश भी जवाब देगा। भारतीय सेना अपने लोगों का बदला लेगी, फिर न कोई बचाने वाला होगा और न पनाह देने वाला।